स्वागत है आप सबका आपके चैनल केसर ट्यूटोरियल पे। मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे आप सब। बात कर रहे हैं हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4। और मैंने बताया था कि फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 4 में बी फॉर्म 4 सेमेस्टर के हिसाब से कुल 6 चैप्टर है और इसमें से हम लोग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। और इसके बाद एक चैप्टर बचेगा एल्कोहल एंड डाइसल्फिराम और हमारा यूनिट 4 पूरी तरह से खत्म। उधर हम मेडिसिनल यूनिट 4 खत्म कर चुके हैं, इधर कोलॉजी हमारा यूनिट 4 खत्म हो जाएगा, उधर फिजिकल यूनिट 4 चल रहा है, ऑर्गेनिक भी यूनिट 4 चल रहा है, यूनिट 5 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म है। आपके पासिंग मार्क्स से तो काफी अच्छा है। अब लॉकडाउन जब भी खुलेगा, एग्जाम जब भी होगा, तब तक आपका सिलेबस पूरा रहेगा। एक थोड़ी समस्या आ गई है कि एक छोटी सी इंक मैंने लिया था और बहुत दिनों से चला रहा था। लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद हैं, वो भी आज आखिरी उम्मीद खत्म हो गई है। अब मैं कैसे क्लासेस लूंगा, थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है। देखता हूँ, जुगाड़ करता हूँ, मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप ही मालिक हैं, पढ़िए खुद से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के पहले आपको जानना होगा कि एपिलेप्सी क्या होता है। और अगर आपको आपने मेरे साथ पढ़ाई की है तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसको एंटी कन्वर्जेंट ड्रग भी कहते हैं या एंटी एपिलेप्टिक भी कहते हैं। एपिलेप्सी क्या होता है आप जानते हैं, मिर्गी। मिर्गी, जी हाँ, ऐसे दौरे पड़ते हैं ना, उसमें क्या होता है, मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया था कि दौरा क्यों पड़ता है। देखिए, हमने आपको समझाया था कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन से हमारे सारे ऑर्गन्स, बेसिकली सारे मस्कुलर ऑर्गन्स न्यूरॉन्स के द्वारा जुड़े हैं। किस जुड़े हैं? न्यूरॉन से। यानी हमारे हाथ से, पैर पे, ब्रेन से न्यूरॉन्स आती है, जिसको क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व कहते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज मतलब जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, इनका जब मूवमेंट होता है तो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है, तो हमारे मसल्स को सिग्नल आता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ये आपने पढ़ा था। अगर यही जो न्यूरोनल का डिस्चार्ज है वो काफी ज्यादा होने लग जाए, ठीक है, जैसे आप कुछ इस तरह समझिए कि आपके घर में जब दूध वाला आता है तो आप भगोना लेके खड़े होते हैं और वो धीरे से दूध पलटता है। तो उसके घर से दूध आपके घर में आ गया, एक तरह का डिस्चार्ज है, एक तरह का क्या है, ट्रांसमिशन है। लेकिन आप जब भगोना लेके खड़े हो और लेकर पूरा लेकर बल्टी तुम्हारे भगोने में पलट दे तो क्या होगा, पूरा का पूरा दूध बाहर गिर जाएगा। यानी अननेसेसरी बहुत तेज से डिस्चार्ज होने लग जाए, इसको समझिए। तो जब ब्रेन से जो हमारा न्यूरोनल डिस्चार्ज काफी तेज होने लगता है, यानी जब हम नहीं चाह रहे हैं तब भी डिस्चार्ज होने लगता है, तो हमारे बॉडी में मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन भी जरूरत से ज्यादा होने लगेगा। जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है, अभी जल्दी जल्दी क्या करें, तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा और ये काम पूरी बॉडी में होगा। और पूरी बॉडी में एपिसोड्स आते हैं सीजर के, झटके के, जिसको मिर्गी कहते हैं। तो ये मैंने आपको रफली समझा दिया कहानी। अब ये कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, अगर हम डिस्चार्ज को, न्यूरोनल डिस्चार्ज को ठीक कर दें या ब्रेन को थोड़ा सा हम डिप्रेस कर दें, ठीक है, तो इन चीजों से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो हम आपके इस क्लास में जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको समझाया। तो इंट्रोडक्शन का पूरा डिटेल मैं आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं। आपको वो वीडियो प्रिपेयर करनी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस लिंक को खोलिए, इसका इंट्रोडक्शन पढ़िए, मैंने बिल्कुल समझाया है। दूसरा है एपिलेप्सी और टाइप्स। एपिलेप्सी कितने प्रकार को दिया था आपको? 3 प्रकार का था ना, जनरल, पार्शियल और स्टेटस। जनरल क्या था, जब ब्रेन के पूरे पार्ट से दिक्कत हो रही है तो जनरल था। उसमें भी 2 प्रकार के थे, नाती और पोता, याद है, ग्रैंड मल और पेटिट मल। और फिर दूसरी बात करें थे पार्शियल, उसमें था सिंपल और कॉम्प्लेक्स। लास्ट था स्टेटस। पार्शियल मतलब जब किसी एक पार्ट से हो रहा है ब्रेन के, और स्टेटस मतलब हो रहा है कि ब्रेन डैमेज हो रहा है। तो इस केस में क्या है, इसके टाइप्स में मैंने वहां पे बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, उसका भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से इसको पढ़िए। फिर तीसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स। मैंने इसका बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाया। मैंने कहा कि एंटी एपिलेप्टिक्स का, एंटी कन्वर्जेंट का क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, रट लो, 100% आने वाला क्वेश्चन है। मेडिसिनल और केमिकोलॉजी में किसी 2 में से एक में तो आना निश्चित है, ये 100% है। तो इसका भी मैंने बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाया, याद है, या अली बाबर सन्यासी नासी वाला कुछ याद आया ट्रिक? तो वो भी ट्रिक अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले तीनों लिंक को क्लिक करिए, इस तीनों टॉपिक को पढ़िए, इनका नोट्स बनाइए, फिर आगे आइए। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि सब एंटी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी हमको पता करना है कि ये हमारा किस मैकेनिज्म से हम कैसे इसको ठीक करेंगे। जो हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे वो कैसे ठीक करेगा। तो आपको मैंने पहले बताया कि जब दूध वाला बाल्टी से झुआ भर पलट दिया और पूरा फैल गया तो उसको बोलो भैया धीरे धीरे दूध गिराओ। यानी जो न्यूरोनल डिस्चार्ज हमारी बॉडी में मसल्स के पास पहुंच रहा है और बहुत तेज स्पीड से पहुंच रहा है, अगर उसको हम डाउन कर दे, यानी ब्रेन हमारा ओवर एक्साइटेड हो रहा है तो ब्रेन को हम डिप्रेस कर दे। और ब्रेन को डिप्रेस करने के लिए पता है क्या होता है, गाबा रिसेप्टर काम करता है। जब गाबा से गाबा रिलीज होता है तो ब्रेन डिप्रेस होता है। ये चीजें कुछ
आपने पढ़ते पढ़ते चैप्टर्स में आपको कुछ चीजें कंफर्म हो गई होंगी। तो हम इस पे कौन कौन से मैकेनिज्म के द्वारा हम इसको काम करते हैं। हमारा जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आपने देखा होगा, इसके क्लासिफिकेशन में कुल 10 कैटेगरी है। उस 10 कैटेगरी में से बार्बिचुरेट, डीऑक्सी बार्बिचुरेट, हाइड्रेट्वाइन, एलिफैटिक है, ठीक है, बेंजोडाइजापीन है, ये सब जो लिवर ड्रग है, जो 10 कैटेगरी है, वो 10 कैटेगरी किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, हम एक कलेक्टिवली इन सबका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म देखा जाए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्रेंड्स, तो इसके दो मैकेनिज्म है, एक जनरल मैकेनिज्म है, एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। एक जो उसके मॉलिक्यूल यानी रिसेप्टर के बेसिस पे जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे क्या काम हो रहा है, और दूसरा जनरल मैकेनिज्म। तो दोनों मैकेनिज्म को हम समझेंगे, और इस बार हम मैकेनिज्म यहाँ पे समझ लेंगे तो हम सभी ड्रग का जब अलग अलग हमसे पूछेगा तो हमको याद रहेगा कि इस ड्रग का कौन सा मैकेनिज्म है, हम वहां पे आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे इसके जनरल मैकेनिज्म की। जनरल मैकेनिज्म 3 है, यानी 3 तरीके से सामान्य तौर पर एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी जो दवाइयां होती है वो 3 काम करती है। पहला, एक्साइटेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। आपको पता है कि जो गाबा ए रिसेप्टर है, आपको मैंने स्ट्रक्चर याद है कराया था, गाबा रिसेप्टर बताया था, उसमें 5 पेंटामर होते हैं, 2 अल्फा, 2 बीटा, 1 गामा, और वो जब भी रिसेप्टर से बाइंड करता है तो गाबा से रिलीज होता है, और जब गाबा रिलीज होता है तो क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को डिप्रेस करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है। तो अगर हम गाबा ए रिसेप्टर को एक्साइट कर दे, बढ़ा दे, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक डिप्रेस हो जाएगा, और हमारा जो हमारा एक्साइटमेंट है, जो झटके हैं वो आना बंद हो जाएंगे। यानी एग्जांपल के तौर पर जो ग्वाला है, जो दूध आपको बल्टी से पलट रहा है झटके से, अगर उसके सामने कोई ऐसा आदमी खड़ा कर दो जिससे वो डरता हो, जिससे वो ग्वाला डरता हो, डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा, तो ग्वाला धीरे धीरे आपके बर्तन में दूध डालेगा डर के मारे। उसी तरह से गाबा से ब्रेन डरता है, जैसे ही गाबा आता है ब्रेन सुसुक जाता है, चुप हो जाता है, और वो डिप्रेस हो जाता है, और वो धीरे धीरे काम करता है। तो पहला तो ये है कि मैकेनिज्म कि हम गाबा को एक्साइटेड कर दे। दूसरा है रिड्यूसिंग डिस्चार्ज रेट। मैंने आपसे कहा ना, डिस्चार्ज जो दूध वाला झटके से दे रहा है दूध, अगर वो धीरे धीरे गिराएगा तो भगोने से दूध बाहर नहीं गिरेगा। यानी जो हमारा न्यूरोनल डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज किससे होता है, वो सोडियम आयन और कैल्शियम आयन के ट्रांसमिशन के कारण होता है। अगर वो सोडियम आयन कैल्शियम आयन के ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर दिया जाए तो हम न्यूरो ह्यूमरल डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्रेन से हमारे ऑर्गन में जाने वाला जो सिग्नल है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और उस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये दूसरा मैकेनिज्म। तीसरा मैकेनिज्म है हाइपर पोलराइजेशन बाय क्लोराइड आयन। आपको पता है कि जो हमने गाबा रिसेप्टर पढ़ा था कि अगर उसमें जब क्लोराइड चैनल ओपन होता है और क्लोराइड आयन का ट्रांसफर होता है तो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाता है, और जब हाइपर पोलराइज हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है कि वो ट्रांसमिशन को कमजोर कर देता है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि दूध से जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। यानी एक बार कोई बिल्ली दूध पी, अचानक से भगोने मुंह डाले और दूध गर्म रहा है और उसका मुंह जल जाए, तो दोबारा अगर माठा भी वो रखा रहेगा, छाछ भी रखा रहेगा, तो सोचिए कि गर्म दूध है और वो आराम से धीरे धीरे पिए। इसका मतलब है कि एक बार अगर आप झेल गए हैं तो दोबारा आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। ये क्लोराइड आयन वाला काम वही है, ये हमारी सारी सेल्स को, न्यूरॉन्स को हाइपर पोलराइज कर देता है। हाइपर पोलराइज मतलब उसको बहुत गहरा झटका लग जाता है, और जब एक बार गहरा झटका लग गया तो उसका जो नॉर्मल काम है वो भी धीरे धीरे होने लगेगा। यानी देखो, क्लोराइड आयन गहरा झटका है, फिर उसका नॉर्मल काम क्या है, उसका नॉर्मल काम है सोडियम आयन का ट्रांसफर करना, नर्व इंपल्स का ट्रांसफर करना, तो वो अपने जो प्रॉपर काम है उसको भी धीरे धीरे करने लगता है, और ऑटोमेटिक हमारा डिप्रेशन आ जाता है। यह है हाइपर पोलराइजेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की, जो ड्रग के बेसिस पे है कि कौन सी दवाई कौन सा काम करती है। तो इसमें भी हम मैकेनिज्म को 4 भागों में बांट सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में बस ऐसे ही बना के लिख लीजिएगा। आप अगर मैकेनिज्म ऐसे ही बना के लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप अगर उस तरह से एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं तो लिखिए, क्योंकि एग्जाम में मैकेनिज्म इस तरह से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो ड्रग का पूछेगा, तो आपको अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज उसका थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिखना रहेगा। मॉलिक्यूलर में से पहला है ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं फ्रेंड, ये जो न्यूरॉन्स है जिसमें ट्रांसफर होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ढेर सारे सोडियम चैनल होते हैं, और ये सोडियम चैनल से जब सोडियम आयन का ट्रांसफर होता है तो उसी के कारण क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर पोटेंशियल डेवलप होता है, और पोटेंशियल डेवलप होने के कारण क्या होता है, सिग्नल पास होता है। आपने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन पहले ही पढ़ा है। तो अगर ये क्या है, ये सोडियम चैनल है जो वोल्टेज, अगर हम इस सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर दें, इस सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर दें, तो ना तो सोडियम बाहर से अंदर जाएगा, ना कोई पोटेंशियल डेवलप होगा, ना कोई न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन होगा, और ना हमारे मसल्स के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन होगा।
यानी सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि पहला मैकेनिज्म है कि ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। हम सोडियम चैनल को अगर हम ब्लॉक कर दें तो उस केस में भी हम एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का काम कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी दवाइयां हैं जो इस मैकेनिज्म पे काम करती हैं? वो हमारी फेनिटोइन है, कार्बामाजेपिन है और वैल्प्रोइक एसिड या सोडियम वोल्प्रेट है। ये दवाइयां जो होती हैं वो इसी मैकेनिज्म पे काम करती है। एक्चुअल में वोल्प्रोइक एसिड का मैकेनिज्म वेल नोन नहीं है, लेकिन हम उसको मानते हैं वो अलग अलग तरह के कई काम करता होगा। दूसरा है इंक्रीज ऑफ गाबा एनहांसमेंट। जो मैंने यहां बताया था कि गाबा जो है क्या है, वो एक ऐसा बंदा है जिससे हमारा दूध वाला ग्वाला है डर जाता है, यानी हमारा ब्रेन सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। तो जैसे ही गाबा का इन्हांसमेंट होगा, गाबा का एक्सक्रीशन होगा, ऑटोमेटिक सीएनएस हमारा डिप्रेस होगा, और जब सीएनएस डिप्रेस होगा तो पूरा का पूरा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन डिप्रेस हो जाएगा और उस वक्त इंसान को झटके आने बंद हो जाएंगे, उसको मिर्गी आना ठीक हो जाएगा। इसमें दवाइयां बेसिकली दो है, बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजापिन। बार्बिचुरेट कैटेगरी की सारी दवाइयां और बेंजोडाइजापिन कैटेगरी की सारी दवाइयां होती है जो गाबा इन्हांसमेंट पे काम करती है, जिसका मोड ऑफ एक्शन डिटेल्स आप लोग ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आप पढ़ चुके हैं। अगर आपसे इस चैप्टर में बार्बिचुरेट या बेंजोडाइजापिन कैटेगरी की किसी भी दवा का फार्माकोलॉजी पूछता है तो सारा कुछ वही लिखिएगा जो आपने इससे पहले लिखा था, किसमें? सेडेटिव हिप्नोटिक्स में। तो मैंने आपको दो चैप्टर बताए, दो लेक्चर बड़े बड़े लिए थे, फार्माकोलॉजी ऑफ बार्बिचुरेट और फार्माकोलॉजी ऑफ बेंजोडाइजापिन, क्योंकि दोनों कॉमन, दवा सेम है तो असर भी सेम होगा, तो वो चीजें आप वही सेम लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप कॉपी में मत लिखिएगा बार बार, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो सेम आपको वही लिखना रहेगा, ठीक है। अगला है तीसरा, ब्लॉकेज ऑफ टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। जैसे हमारे यहाँ पे सोडियम चैनल होता है ना फ्रेंड, उसी तरह पे इस पे टी शेप्ड का एक कैल्शियम चैनल होता है। और कैल्शियम चैनल क्या होता है? जब कैल्शियम आयन अंदर जाता है तो क्या होता है, जो हमारा स्ट्रांसियम रेटिकुलम होता है वो एक्टिवेट होता है, जिससे क्या होता है, मसल को एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब कैल्शियम चैनल को भी हम ब्लॉक कर देंगे तो भले ही सिग्नल वहां तक पहुंच जाए, लेकिन जब तक कैल्शियम आयन का ट्रांसफर नहीं होगा मसल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और मिर्गी के झटके नहीं आएंगे। तो हम कैल्शियम चैनल, टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके भी ये मोड ऑफ एक्शन कर सकते हैं। इसमें हमारी दवाइयां हैं इथोसक्सीमाइड, गाबापेंटिन और वैल्प्रोइक एसिड। यहाँ भी वैल्प्रोइक एसिड है, इथोसक्सीमाइड और गाबापेंटिन के साथ। लास्ट है रिड्यूस ग्लूटामेट स्टाइलेशन। सिर्फ ग्लूटामेट आप जानते हैं कि अमीनो एसिड है, इसका भी रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो अगर हम ग्लूटामेट को एक्साइटेशन को क्या करते हैं, घटा देते हैं, कम कर देते हैं, उस केस में भी हमारा सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। और क्योंकि ग्लूटामेट जो हमारे सीएनएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, वो सीएनएस में पाया जाता है, और अगर ग्लूटामेट को हम एक्साइटेशन को कम कर देंगे तो सीएनएस के अंदर भी डिप्रेशन आएगा, और डिप्रेशन आने के कारण हमारा एपिलेप्सी ठीक हो जाएगा। वो है हमारा एग्जांपल फ्लेवामेट और गाबापेंटिन, ये हमारी दो दवाइयां हैं। तो ये हमने एक जनरल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा। अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी दवाइयां हैं सारी जो मेडिसिन है क्लासिफिकेशन में, उसमें बेंजोडाइजापिन और बार्बिचुरेट को छोड़ के, क्योंकि ऑलरेडी में इसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी जो दवाइयां हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेनिटोइन है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फेनिटोइन, वैल्प्रोइक एसिड और इथोसक्सीमाइड, ये दो तीन दवाइयां हैं जिसका पूछा जाता है। छोटे शॉर्ट नोट पूछा जाएगा कि राइट द फार्माकोलॉजी, तो उसमें क्या लिखना आपको पता ही है। फार्माको इंट्रोडक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, एडवर्स इफेक्ट है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये जो चार चीजें हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइड के द्वारा आपको ला करके इसको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम लोग ये चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा यूनिट 4 का। फिर एक चैप्टर बचेगा अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम, वो भी हम लोग एक लेक्चर लेकर आएंगे, बस इंक की व्यवस्था भगवान करा दे, तो उसको भी हम लोग खत्म करेंगे। तो यूनिट 4 फार्माकोलॉजी हमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।